स्टूडेंट्स, हमने पिछली सेशन में हम लोगों ने पढ़ा था आवेश से संबंधित बहुत सारे चीज़ों को हमने देखा और उन सारे टॉपिक्स में हम लोगों के बीच थोड़ी टॉपिक बच गई है जो आपके सिलेबस में है और ये टॉपिक हमको न्यूमेरिकल की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आगे जब हम लोग कोई फार्मूला प्रूफ करेंगे फिजिक्स में तो इन सारे चीज़ों की आवश्यकता हमें आगे पड़ेगी। और हमको ये जानना जरूरी है कि स्थिर विद्युत बल जो होता है, जो हमने पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जिसको कूलाम ने दिया, और ये गुरुत्वाकर्षण बल का नियम था, इसे किसने दिया था? सर आइजैक न्यूटन ने दिया था। तो ये भी एक बल है, ये भी एक बल है। तो इन दोनों बलों में अंतर क्या है, हम उस चीज को भी यहाँ पे समझेंगे थोड़ा सा, ठीक है। तो परीक्षण आवेश जो है इसका अभी आगे हम बार बार इस्तेमाल करेंगे इस शब्द का, तो इसको हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं पहले, क्योंकि आगे जो हम लोग अभी चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर यानी टॉपिक विद्युत क्षेत्र, तो विद्युत क्षेत्र जो होता है उसके अंतर्गत हम ये अभी देखेंगे आगे जाके, तो इसलिए यहाँ पे हम उसको कवर कर लेते हैं। छोटा सा सेशन है ये, इसको क्लियर करके हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है छात्रों। आप ध्यान से समझिए। फिर से जो कॉपी और पेन लेके नहीं आया है, नहीं बैठा है, अपना कलम पेन लेके आए, बैठे और लिखे, क्योंकि हम सारा चीजों को यहाँ पे नहीं लिख सकते। मैं आपसे बार बार ये चीज बोलता हूँ और इसको आप ध्यान दीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं लोग, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, हम लोग परीक्षण आवेश को ही बोलते हैं टेस्ट चार्ज और इसी को बोलते हैं एकांक धन आवेश। नाम से स्पष्ट है। देखिए परीक्षण आवेश वह आवेश होता है जिसका किसी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसकी जो परिमाण होती है, जो वैल्यू होती है, वो इसके नाम से स्पष्ट है, एक होती है। समझ में आ रहा है? उसकी वैल्यू क्या होती है? एक होती है। और एक इमेजिनरी चार्ज होता है। इमेजिनरी मतलब ये केवल कॉन्सेप्ट है, ये केवल कॉन्सेप्ट है। और केवल इसको हम लोग अगर कहीं पे हमको आवश्यकता पड़ेगी, एक पॉइंट चार्ज है, अगर हमको कूलाम का नियम लागू करना है तो कूलाम का नियम हम लोगों ने पढ़ा था कि नहीं, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल। तो अगर एक बिंदु आवेश है तो कोई दूसरा बिंदु आवेश वहां पे नहीं है, तो अपन लोग वहां पे क्या मारेंगे? एकांक धन आवेश। क्यों? क्योंकि इसको टेस्ट करने के लिए, यानी कि परीक्षण करने के लिए हम उसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। याद रखेंगे इसकी वैल्यू कितनी होती है? एक होती है। और हमेशा याद रखिएगा कि इसको धन आवेश, एकांक धन आवेश बोला गया है ना, ये केवल पॉजिटिव ही होता है, निगेटिव वाले को हम लोग इसमें नहीं लेते हैं। इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है, ये आप लोग लिख भी लेंगे, ठीक है ना, ठीक। और इसका कोई क्षेत्र भी नहीं होता। क्षेत्र मतलब एरिया, एरिया मतलब जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे धन आवेश है तो इसका प्रभाव चारों तरफ होगा, उसको हम अभी आगे पढ़ेंगे क्षेत्र वाले में, तो डिटेल हम बताएंगे। चलिए ये समझ में आ गया। परीक्षण आवेश आप लोगों ने लिख लिया होगा, ठीक है। इसे दर्शाते हैं किससे? क्यू नॉट। इसे दर्शाते किससे हैं? क्यू नॉट से। परीक्षण आवेश को दर्शाते हैं क्यू नॉट से। अब देखिए निरंतर सतत आवेश वितरण। देखिए निरंतर सतत आवेश वितरण को आप ध्यान समझिए। निरंतर सतत आवेश वितरण, निरंतर मतलब होता है लगातार। हमने इसके पहले वाले क्लासों में किसी सेशन में हमने बताया था आवेश के क्वांटीकरण का नियम, आवेश के क्वांटीकरण का नियम। और उस आधार पे हमने क्या जाना था कि आवेश हमेशा एक इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होता है, यानी कि वो सीधे इलेक्ट्रॉनों के पूर्ण गुणज के रूप में चलता है, ठीक है। लेकिन क्या एक ही इलेक्ट्रॉन किसी पदार्थ में तो होगा नहीं, कई सारे इलेक्ट्रॉन एक पदार्थ में होते हैं। और वो हम देखते हैं कि जैसे कोई भी पदार्थ है उसमें इलेक्ट्रॉन चारों तरफ होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? चारों तरफ से होते हैं। तो उसको डिस्ट्रीब्यूशन उसका जो है वितरण वो चारों तरफ से होता है। तो इलेक्ट्रॉन जो आवेश है वो चारों तरफ से वितरित होता है। तो उस वितरण के आधार पे सतत आवेश वितरण को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि हमारे पास या तो कोई भी पदार्थ या चालक है तो वो या तो रेखीय होगा, रेखीय मतलब रेखावत, जैसे मान लीजिए रिफिल है, इस प्रकार से कोई चालक है, इसमें अगर आवेश वितरित हो रहा है तो ये आवेश इस प्रकार से वितरित हो रहा है। अगर कोई तो आपका पृष्ठीय आवेश है, पृष्ठ मतलब सरफेस, सतह वाले पे, तो इससे हो जाएगा पृष्ठीय आवेश वितरण। अगर ये जैसे कि एक होता है आयतन आवेश। आयतन किसका होता है? जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होती है। जैसे कि ये डस्टर है, इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होते हैं। तो इसमें किस प्रकार से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये 3 प्रकार से
सतत आवेश वितरण होता है। इसको हम लोग थोड़ा सा अभी यहाँ पे ध्यान देंगे। ये होता क्या है उसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण और ये आपका हो गया आप सतत आवेश, इसको हम लोग देख रहे हैं थोड़ा सा। तो निरंतर आवेश वितरण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार से। इसमें से फर्स्ट है आपका रेखीय आवेश वितरण, ठीक है। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, नाम से स्पष्ट है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर मतलब कि मान लेते हैं कि कोई चालक है वो रेखावत है इस प्रकार से, इसकी कुल लंबाई कितनी है? L है, इस पे Q चार्ज चारों तरफ से डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है। Q चार्ज चारों तरफ से इसमें डिस्ट्रीब्यूट है। अब चूंकि ये लीनियर है, लीनियर कितना लंबा भी हो सकता है, तो हम लोग क्या करते हैं हमेशा ये सॉल्व करने का एक तरीका है। जैसे मान लीजिए अनंत लंबाई का कोई लीनियर है, चालक है, उसको हम लोग अगर पूरे चार्ज पे, पूरे चालक पे कितने चार्ज हैं उसको गणना करेंगे तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा। इसलिए उसको क्या करते हैं हम लोग छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड करके किसी एक पार्ट में कितना आवेश है, किसी एक पार्ट में आवेश कितना है उस आवेश का कैलकुलेशन कर लेते हैं। और पूरे लीनियर जितने भी ये रेखीय जितना लंबा तार है, इस तार को अगर हम उस एक पार्ट मान लीजिए हमने डिवाइड कर दिया 2 सेंटीमीटर का, 2 सेंटीमीटर में हमें कितना चार्ज है। हालांकि हम लोग डेंसिटी निकालते हैं तो डेंसिटी हमेशा पर यूनिट निकलता है, यूनिट पे निकालते हैं अपन लोग। तो ये मान लीजिए 1 मीटर लंबा वायर में कितना चार्ज है, उस चार्ज को हमने निकाल लिया और पूरे लंबाई को माप लिया और कितना चार्ज उसमें कितना आवेश होगा हमने उसको निकाल लिया। ये आसान तरीका होता है मैथमेटिक्स में। हमेशा चाहे क्षेत्रफल निकालिए, चाहे लंबाई निकालिए, चाहे आयतन निकालिए। विशाल अगर कोई चालक है, विशाल एरिया है, विशाल आयतन है, तो उसको पहले छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड करते हैं। सेम उसी प्रकार से हम यहाँ पे पहले छोटे से पार्ट के बीच में मान लेते हैं कि ये टोटल लंबाई कितनी है, L है। ये छोटे से पार्ट की लंबाई कितनी मान लेते हैं हम लोग, एक अल्पांश बोलते हैं इसको। ये इस अल्पांश मतलब पूरे का छोटा सा खंड, अल्पांश। इसमें कितना आवेश हम मान लेते हैं, टोटल में कितना है, Q है, तो इसमें कितना है टोटल आवेश, इसमें कितना है, dQ चार्ज है। मान लेते हैं यहाँ पे कोई पॉइंट चार्ज क्या है, P है। इस पे यहां से इसकी डिस्टेंस कितनी है, R है, ठीक है। यहाँ पे चार्ज कितना है, dQ। यहाँ पे कितनी चार्ज है। अब यहाँ पे देखिए, देख रहे हैं कि इस अल्पांश से R दूरी पर एक बिंदु P है, तो एक पॉइंट ये हुआ, एक पॉइंट ये हुआ। तो अगर इन दोनों, यहाँ पे चार्ज कितना है, dQ, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, तो अगर यहाँ पे हमको फोर्स लगाना है, यहाँ पे आ गया देखिए वही। अगर यहाँ पे हमको कूलाम का नियम फाइंड करना है के आधार पर, इस पे अगर हम फोर्स फाइंड करना है कितना है, तो इसको इस फोर्स पे से निकालेंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ पे कोई चार्ज तो है नहीं। तो हम यहाँ पे क्या मानेंगे, मान लेते हैं परीक्षण आवेश क्या है, Q0। एक चार्ज होगा जो क्या होगा, परीक्षण आवेश होगा उसका Q0, ठीक है। ठीक है ना, यहां तक आपको समझ में आ गया। अब देखिए एक बात और समझ लीजिए थोड़ा सा। रेखीय आवेश वितरण हो गया। अब रेखीय आवेश वितरण के अंतर्गत हम लोग यह देखते हैं, एक होता है रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश वितरण समझ में आ गया है। अब देखते हैं हम लोग क्या, रेखीय आवेश वितरण। लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। अब देखिए, प्रति एकांक लंबाई वाले चालक में कुल कितना आवेश होता है, कुल कितना आवेश है, उसी को बोलते हैं डेंसिटी। क्या बोलते हैं उसको, डेंसिटी मतलब घनत्व। घनत्व मतलब समझ रहे हो, घना। जैसे कि मान लीजिए एक मीटर लंबा वायर है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन या 10 आवेश है, ठीक है। और एक में इतने में ही
कितने हैं 20 आवेश हैं, तो डेंसिटी किसका ज्यादा हुआ, इसका। मतलब डेंसिटी इसका ज्यादा हुआ, मतलब कि जहां पे नंबर ऑफ आवेश, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे वहां पे डेंसिटी उसकी ज्यादा होती है। तो ये माना जाता है डेंसिटी है क्या कि प्रति एकांक लंबाई में आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, रेखीय आवेश घनत्व प्रति एकांक लंबाई के चालक में उपस्थित कुल आवेश की मात्रा को लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं। मतलब कि 1 मीटर लंबाई या प्रति एकांक लंबाई में कितने आवेश हैं उसकी कुल मात्रा को क्या बोलते हैं, डेंसिटी। इसको दर्शाते हैं किससे, लीनियर चार्ज डेंसिटी को दर्शाते हैं लेमडा से। लेमडा इक्वल टू, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे डीएल अल्पांश है, यहाँ पे कितना है, डीएल अल्पांश पे कितना आवेश है, डीक्यू है, डीक्यू है, तो रेखीय आवेश घनत्व तो क्या हो जाएगा, रेखीय आवेश घनत्व लेमडा इक्वल टू होगा डीक्यू बाई डीएल। याद रखेंगे, अगर लंबाई डीएल को हम 1 बोल देंगे तो प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा वो क्या बोलेंगे हम लोग, लीनियर चार्ज डेंसिटी। यहां तक आपको समझ में आ गया है। तो यहां से देखिए आवेश कितना आ गया, डीक्यू इक्वल टू लेमडा इंटू डीएल, इक्वेशन फर्स्ट। बट हम जानते हैं अब यहाँ पे जो आवेश है वो कितना आ गया, इस पॉइंट पे आवेश लेमडा इंटू डीएल। अब कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से बिंदु P पर जो फोर्स लगेगा, P पर लगने वाला जो बल है वो कितना होगा बताइए तो। F इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 और Q2 बटे R होता है, Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। तो Q1 की जगह पे क्या है, कितना होता है आपका, Q1 की जगह पे कितना लिखेंगे अपन लोग, dq इंटू Q0 अपान R स्क्वायर, क्योंकि दूरी कितनी है ये समझ में आ गया। कूलाम के नियम से Q1 Q1 कितना है, dq, Q2 कितना है Q0, तो इन दोनों के बीच लग रहा है दूरी R है, तो ये वाला फार्मूला हमको यहाँ पे पुट कर देना है। यहां तक आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत है, ठीक है। जब ये समझ में आ गया तो टोटल, चूंकि वेक्टर है तो हम यहाँ पे यूनिट वेक्टर लगा देंगे, क्या ये। अब देखिए टोटल फोर्स F इक्वल टू dq की वैल्यू रखिए, यहाँ से कितनी हो जाएगी 1/4πε0 इंटू dq की वैल्यू कितनी है, लेमडा dl और Q0 अपान R स्क्वायर, यूनिट वेक्टर R। ये बात समझ में आ गई, लेमडा dl dq अपान R स्क्वायर, ठीक है। ये तो हो गया किसके लिए, इसके लिए इस अल्पांश के कारण बिंदु P पर कितना फोर्स लगता है वो हमने इसको निकाल लिया। अब चूंकि ये टोटल लेंथ L है, तो मैंने जैसे भी बताया था कि कुल लंबाई के लिए निकालने के लिए पहले अल्पांश के लिए निकालते हैं फोर्स, फिर टोटल के लिए निकाल लेंगे। टोटल कितना जाएगा, पूरे रेखीय आवेश के लिए, पूरे रेखीय आवेश के लिए संपूर्ण रेखीय आवेश वितरण के कारण, किसके कारण, संपूर्ण लिखेगा, संपूर्ण रेखीय आवेश वितरण के कारण बिंदु P पर लगने वाला बल जो होगा वो हो जाएगा कितना, F, समाकलन कर देंगे इसका, L 1/4πε0 लेमडा dl इंटू Q0 R स्क्वायर, वेक्टर R। ये समझ में आ गया। अब चूंकि ये L है तो L के रिस्पेक्ट में होगा, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, L 1/, इसको अपन ऐसे, ये कॉमन है, 1/4πε0 L लेमडा Q0 अपान R स्क्वायर dl और वेक्टर R। ये हो जाएगा आपको आपकी टोटल रेखीय चालक के कारण बिंदु P पर जो फोर्स लगता है। यहां तक आप लोग याद रखेंगे और इस फार्मूले को हम लोग आगे इस्तेमाल करेंगे। रेखीय आवेश घनत्व, ये क्या है, ये क्या है, रेखीय आवेश घनत्व। तो रेखीय आवेश घनत्व तो लेमडा, जब हम लोग आगे निकालेंगे तो लेमडा और हम फार्मूला क्या लिख सकते हैं इसको, Q/L। बोल दें कि L लंबाई है, उसमें आवेश की मात्रा कितना है, Q है, तो रेखीय आवेश घनत्व कितना हो जाएगा, Q/L, इसी फार्मूले से। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है।
तो Q इक्वल टू लेमडा है, यानी आवेश कितना हो जाएगा लेमडा इंटू है। लेमडा क्या है, प्रति एकांक लंबाई में कितना आवेश है इंटू लंबाई, तो कुल आवेश निकल जाएगा। ये आप याद रखेंगे। ठीक इसी प्रकार से अगर हम एक पृष्ठ लें, देखिएगा मैं इसी में सुधारूंगा। ठीक इसी प्रकार से अगर एक हम पृष्ठ लेके चले और पृष्ठ को ds माने, जैसे हमने लंबाई लिया था, हम किसको लेंगे, रेखीय आवेश वितरण के जगह पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पृष्ठीय आवेश वितरण। पृष्ठ बना लीजिए यहाँ पे इस प्रकार से, कोई पृष्ठ सरफेस है, टोटल यस है, यहाँ पे कोई छोटा सा पृष्ठ हम ले लिए क्या ds पृष्ठ लिए, इस पे छोटा चार्ज कितना है dq है, यहाँ पे हमने परीक्षण आवेश की जरूर लिया, दूरी कितनी है r है। तो सेम इसी प्रकार से ये अब वहां पे लंबाई था, यहाँ पे क्या हो गया आपका ये पृष्ठ हो गया, तो इसे बोलेंगे पृष्ठीय आवेश वितरण। तो इसके लिए क्या होगा भाई बताइए, पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व किस दर्शाते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व को दर्शाते किससे हैं, सिग्मा से। यहाँ पे क्या हो जाएगा यल के जगह पे यस, बात समझ में आ रहा है, समझ जाइएगा। सेम उसी प्रकार से है एकांक प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित, फिर क्या हो जाएगा पृष्ठीय आवेश घनत्व वितरण, थोड़ी सुधार लीजिएगा आप लोग, डेंसिटी लिखा है ना, पृष्ठीय आवेश घनत्व। इसी प्रकार से उसमें भी था, हमने नहीं लिख पाया था उसको, रेखीय आवेश घनत्व। इससे समझिएगा आप लोग डेंसिटी, पिछले वाले में आप लोग सुधार लीजिए, यहाँ पे लिखे थे हम लोग रेखीय आवेश वितरण लिख दिया था, वहां पे क्या होगा रेखीय आवेश घनत्व। ठीक इसी प्रकार से पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होगा, प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा को हम बोलते हैं क्या, पृष्ठीय आवेश घनत्व। लिख लेंगे प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा। अब यहाँ पे dq इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से आप लोग निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या चेंजिंग आएगा भाई यहाँ पे बताइए, ये तो वही रहेगा सेम। अब dq की वैल्यू कितनी आ गई है उसको यहाँ पे लिख देंगे, सेम उसी प्रकार से, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या है, ये वहां पे लंबाई था, यहाँ पे क्या है यस है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे यस लेंगे, या यस लिखिए या यहाँ पे डबल समाकलन लगाइए, तो हम लोग क्या लिखेंगे यस ही लिख दे रहे हैं, डबल समाकलन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे लेमडा की जगह पे क्या हो जाएगा सिग्मा, लेमडा की जगह क्या हो जाएगा सिग्मा, बाकी सारे चीजें वही रहेंगी। और ये जो डीएल है यहाँ पे क्या हो जाएगा डीएस, डीएस, डीएस। अब बताइए कोई दिक्कत, लेमडा इंटू डीएस, क्योंकि ये डीएस क्षेत्रफल है, तो वही चीजें पूरी आ जाएंगी। ये हो जाएगा आपका क्या पृष्ठीय आवेश घनत्व। बात समझ में आ गया। ठीक इसी प्रकार से अब एक और देखते हैं हम लोग, कौन सा आयतन आवेश घनत्व, इसमें ऊंचाई भी होगी इस प्रकार से, 3D डायग्राम बन जाएगा, 3D डायग्राम बन जाएगा। एस के जगह पे क्या हो जाएगा डी भी, कुल कितना है भी, तो इसमें क्या परिवर्तन हो जाएगा भाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश वितरण, यहाँ पे आयतन आवेश वितरण में क्या हो जाएगा बताइए, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब यहाँ पे उसके लिए यहाँ पे लेते हैं रैखिक आवेश घनत्व, यहाँ पे लेंगे हम लोग क्या आयतन आवेश घनत्व हो जाएगा आपका क्या रो, पी जैसे होता है रो, लेकिन ऐसे होता है, ये होता है रो इक्वल टू डी क्यू अपन, यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई डी भी, क्योंकि डी भी हम लोग एक खंड लिए हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा रो डी भी। और क्या होगा यहाँ पे, ये तो सेम हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया रो डी भी, आगे क्या होगा रो डी भी, रो डी भी। यहाँ पे ऐसे जगह पे क्या हो जाएगा भी रहे या ट्रिपल समाकलन रहे, याद रखेगा। लीनियर के लिए एक समाकलन का चिन्ह, सरफेस के लिए 2 और आयतन के लिए 3, तो या तो एक लिखेंगे तो एल लिखेंगे, 2 लिखेंगे तो यस, तब उसको लगाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे केवल भी, क्यों, क्योंकि आयतन के लिए है, तो रो ये आप लोग समझ गए। तो आयतन आवेश घनत्व की व्यवस्था क्या लिखेंगे, प्रति एकांक घन सेंटीमीटर वाले आयतन में उपस्थित
आवेश की कुल मात्रा को क्या बोलते हैं आयतन आवेश घनत्व। स्टूडेंट्स आप सबको, हमको आशा है कि आप सबको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है या कोई दिक्कत है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, तब हम आपको इसका सलूशन आगे बताएंगे। ठीक है, अब अगला टॉपिक हम लोग इस्तेमाल करते हैं स्थिर विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में तुलना। ठीक है, स्थिर विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में तुलना करने के लिए पहली बात ये कि स्थिर विद्युत बल, पहले आप लोग उसको समझ लेते हैं कि स्थिर विद्युत बल जो है वो दो प्रकार से होता है, या तो आकर्षण होता है और प्रतिकर्षण होता है। और किसके बीच लगता है? ये आवेश के बीच लगता है, यानी कि और ये व्युत्क्रमवर्ग के नियम का पालन करता है। व्युत्क्रमवर्ग मतलब दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये सारी चीजें हम व्युत्क्रमवर्ग उसी को बोलते हैं जो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो व्युत्क्रमवर्ग कहलाता है। कूलॉम ने दिया था, न्यूटन ने भी दिया है, तो वो व्युत्क्रमवर्ग का नियम का पालन करता है। अब देखिए इसमें आप लोग नोट करेंगे इसको, स्थिर विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में कुछ समानताएं हैं और कुछ असमानताएं हैं। हम बताते हैं क्या है। पहला क्या लिखेंगे, पहला हम लोग देखेंगे, पहला नोट कर लीजिए आप लोग। समानता में क्या होगा कि समानता एक स्थिर विद्युत बल, इधर क्या लिखेंगे हम लोग, स्थिर विद्युत बल, और इधर गुरुत्वाकर्षण बल, और यहां पे लिखेंगे समानता। समानता में एक नंबर डाल के लिखेंगे यहां पे कि यह बल, क्या लिखेंगे इसमें, यह बलों के व्युत्क्रम नियम का पालन करता है और यह भी बलों के व्युत्क्रम नियम का पालन करता है। यह निर्वात में भी लगता है, यह भी निर्वात में लगता है। इसमें यह एक संरक्षी बल है। संरक्षी बल का मतलब होता है कि ऐसा बल जिसके द्वारा किया गया कार्य उसके रास्ते पर यानी उसके पथ पर निर्भर नहीं करता है, यानी कि यह संरक्षी बल है और यह भी एक संरक्षी बल है। तीन अंतर हो गए, ध्यान से इसको करिएगा। यह एक केंद्रीय बल है। केंद्रीय बल मतलब कि जैसे कि दो आवेश हैं, अगर ये Q1 है और ये Q2 है, तो जो बल लगता है वो केंद्र की ओर लगता है। केंद्र मतलब इसको मिलाने वाली रेखा के अंदर से लगता है, तो इसे केंद्रीय बल बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये केंद्रीय बल है। और जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो दो द्रव्यमानों के बीच लगता है, M1 और M2, आपने 11वीं में पढ़ा है, और ये केवल आकर्षण बल होता है, प्रतिकर्षण बल नहीं होता है। तो ये भी केंद्रीय बल है क्योंकि केंद्र की ओर ही लगता है, दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के अंदर से लगता है, तो ये भी एक केंद्रीय बल है। ये इसकी समानताएं हो गई। असमानता में क्या है भाई, दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को स्थिर विद्युत बल है, और ये क्या है, ये केवल दो पिंडों के द्रव्यमानों के बीच लगने वाला केवल आकर्षण बल होता है। ठीक है, तो ये दोनों आवेशों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण दोनों बल लगाता है, जबकि ये केवल आकर्षण बल लगाता है। ये इसकी असमानता हो गई। समानता में 3 लिखेंगे, असमानता यहाँ पे लिख लेंगे, जो मैं बता रहा हूँ। असमानता में ऐसे करके 3 लिख लेंगे। ठीक है, पूछ देता है एग्जाम में कभी कभी। इन बलों का मान आवेशों के माध्यम पर निर्भर, जो स्थिर विद्युत बल है तो इस बल का मान आवेशों के माध्यम पर निर्भर करता है, लेकिन इस गुरुत्वाकर्षण बल का मान आवेशों उसके दोनों पिंडों के बीच में कौन सा माध्यम रखा है उस पर निर्भर नहीं करता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये याद रखिएगा। और यह स्थिर विद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से प्रबल होता है। ठीक है, स्थिर विद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से प्रबल होता है। इसका गणना अगर आपको करना है तो आपको मैं हिंट दे रहा हूं, आप निकाल के हमको बताएंगे। स्थिर विद्युत बल जैसे मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इसका द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, आप इसको नोट कर लीजिए, थोड़ा मैं बता देता हूं आपको इसके थोड़ा सा, इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। इलेक्ट्रॉन का आपस कितना होता है, प्रोटॉन का आपस कितना होता है, ये प्लस में होता है और ये माइनस में। इसका द्रव्यमान कितना होता है, द्रव्यमान 9.1 × 10⁻31। ये कितना होता है भाई बताइए, 1.67 × 10⁻27 kg। देखिए इसको हम मानेंगे M1, इसको मानेंगे M2, इसको मानेंगे हम लोग Q1, इसको मानेंगे Q2। याद रखिए, तो हम लोग दोनों बल लगाएंगे। एक हम स्थिर विद्युत बल लगाएंगे,
इसी विद्युत बल के लिए बल का मान हो जाएगा 9 इंटू 10⁹ Q1 मतलब 1.6 इंटू 10⁻90 19 और इंटू 1.6 इंटू 10⁻90 अपान r²। क्या लेंगे यहाँ पे r², समीकरण यहाँ पे आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे लगाएंगे गुरुत्वाकर्षण बल के लिए। गुरुत्वाकर्षण बल के लिए जो बल का मान आएगा वो कितना आएगा भाई, इसको देख लेते हैं। तो द्रव्यमानों को लगता है तो हम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान यहाँ पे लेंगे। इसका मान कितना होता है g, कैपिटल G का मान कितना होता है, किसी को याद है क्या, 6.67 इंटू 10⁻11 ये g हो गया। Q1 Q2 नहीं, m1 कितना है 9.1 इंटू 10⁻31 अपान इंटू 1.6 इंटू 10⁻27 अपान r²। ये हो गया समीकरण 2। मान लेते हैं ये आपका इलेक्ट्रिक फोर्स है और ग्रेविटेशन फोर्स, यही का है दोनों का। आवेश में निकालेंगे तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो हमने माइनस प्लस क्यों नहीं लिया, क्योंकि कूलाम का नियम जो था वो परिमाणों में लगता था ना। और परिमाण क्या होता है, इसमें -3 है, इसका परिमाण ये होगा, तो इसका परिमाण कितना हुआ 3 और +3 का परिमाण कितना हुआ 3। तो परिमाण में माइनस और प्लस नहीं लिया जाता है, एब्सोल्यूट वैल्यू को लिया जाता है। इसलिए चूंकि कूलाम का नियम किन्हीं भी दो बिंदु आवेशों के परिमाणों के गुणनफल में होता है। अगर कोई भी आवेश माइनस में है उसका परिमाण भी प्लस होगा, और प्लस में है तब भी उसका परिमाण प्लस ही होगा। इसलिए हम ये नियम को भी लगाएंगे तो परिमाण की भी लगाएंगे। अब इन दोनों को अगर हम लोग तुलना करेंगे Fe अपान Fg, इन दोनों का मान रखेंगे अपन लोग, हो जाएगा क्या 9 इंटू 10⁻9 इंटू 1.6 इंटू 10⁻90 1.6 इंटू 10⁻19 अपान r²। ठीक है, फिर अपन सॉल्व करेंगे। देखिएगा मित्रों यहाँ पे थोड़ा सा वो हो जा रहा है। यहाँ पे कितना हो जाएगा देखिए 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू 1.67 इंटू 10⁻27। ठीक है, ये वाली वैल्यू मैं रख रहा हूँ r²। ये सारे कट जाएंगे, बचेगा ये अपन ये। जब इसको सॉल्व करेंगे आप लोग तो Fe अपान Fg इक्वल टू कितना आता है वैल्यू, आप इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके हमको बताएंगे। आता है 2.27 इंटू 10⁻39, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं Fe इक्वल टू 2.27 इंटू 10⁻39 इंटू Fg। अब आप बताइए कौन सा बल ज्यादा है, ये है विद्युत बल और ये है गुरुत्वाकर्षण बल। यानी कि जो विद्युत बल है, स्थिर विद्युत बल, वो 10⁻39 गुना, अब गुरुत्वाकर्षण बल के 10⁻39 गुना बड़ा होता है। ये समझ में आ गया ये बात। इसलिए वहां पे हमने आपको असमानता में लिखाया था कि स्थिर विद्युत बल जो बड़ा होता है और वो छोटा होता है। इसको आप लोग थोड़ा सा न्यूमेरिकल यहाँ पे सॉल्व करेंगे, इसका कैलकुलेशन करेंगे तो वैल्यू आपको इतना आएगी। ठीक है, तो 2.27, यानी कि इसको हम लोग ज्यादा मैक्सिमम इस वैल्यू को नहीं लिखते हैं, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड लिखते हैं, परिमाण की कोटि। तो हो जाएगा आपका जो Fe है, हम यहाँ पे लिखेंगे कि स्थिर विद्युत बल का मान गुरुत्वाकर्षण बल के मान से 10⁻39 गुना बड़ा होता है। ठीक है, कितना गुना बड़ा होता है, 10⁻39 गुना बड़ा होता है, याद रहेगा ये। ठीक है, तो ये हमारा क्लियर, ये सेशन कंप्लीट हुआ। अब हम लोग इसके जस्ट अगले चैप्टर में, अगले टॉपिक में जब हम लोग आएंगे तो हम लोग अलग क्षेत्र पढ़ेंगे, आवेश के चारों ओर जो एरिया होगा उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप हमको कमेंट करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जिससे कि आपको मेरा ये जो मैं वीडियो डालूं वो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। बेल आइकन दबाएंगे। धन्यवाद।